संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार उदयपुर। विकास 2018 लगातार जारी है। इसके तहत हम सभी पार्टियों से, उनके उम्मीदवारों से, उनके समर्थकों से और आम जन से जान रहे हैं कि उनके मन की बात क्या है, वो क्या सोचते हैं। इस कड़ी में हमने ये सोचा कि पार्टियों के पदाधिकारियों से तो बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे युवाओं से बात की जाए जिसके पीछे कोई बड़ा थप्पा किसी पार्टी का न लगा। हमारे साथ प्रणव जी हैं, हमारे साथ विनय जी हैं, दोनों ही युवा हैं और युवाओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं प्रणव जी के पास। प्रणव जी, किस तरह से इस बार के चुनाव को आप देख रहे हैं? इस बार का जो पूरा चुनाव है वो तो विकास के मुद्दे पे ही लड़ा जा रहा है और जहां विकास हुआ है वहां अवश्य जीत मिलेगी जिस पार्टी ने विकास किया उसको। और आज के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में विकास ही एक मुद्दा है, इसके अलावा कोई मुद्दा है नहीं। जी विनय जी, आप बताइए किस तरह के इस बार के चुनाव का? इस बार की जो चुनाव है, मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहे हैं। कुछ दूसरी चीजों को यदि छोड़ दें हम तो विकास मेन मुद्दा उदयपुर के इतिहास में मतलब कि देखा जाए तो परिणाम साबित करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे उदयपुर की आज तक जो राजनीति जो मैंने देखी है वो मतलब कि दबाव की राजनीति नहीं रही और ओछी राजनीति आज तक भी नहीं हुई। मेवाड़ी ऐसी मतलब कि रणनीति रहा है राजनीति को लेकर कि सभी प्रत्याशियों ने एक दूसरे का सम्मान करते हुए स्वस्थ राजनीति को लेकर चुनाव किया। जी, इस बार के चुनाव में कुछ ऐसा लग रहा है कि चुनाव एन वक्त पे आते ही जाति धर्म पे बढ़ जाते हैं, क्या बात है? जातियां और धर्म पे जो चुनाव के मुद्दे बांटे जाते हैं वो एक्चुअली विकास के मुद्दे से उनको डाइवर्ट किया जाता है। अगर विकास का मुद्दा रखना है तो विकास से बात होगी। जाति और धर्म पे जब भी बातें आती है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं विकास में कमी है, तभी इस तरीके की बात हो सकती है। जी विनय जी, एक सवाल आपसे। आपका सवाल वो अच्छा सवाल है, लेकिन मैं वापिस उसी बात पे आऊंगा। ये हमारा मेवाड़ है जो आज तक कभी गुलाम नहीं हुआ है, न ही यहाँ की मानसिकता की गुलाम हुई है। और इस राजनीति में, स्वच्छ राजनीति के अंदर जातिवाद यहाँ पे हावी नहीं हुआ है। यहाँ पे स्वस्थ राजनीति को लेते हुए सभी समाजों को सही पायदान पर और सही बात की गई है और यहाँ के सभी आपस में मिलजुल के बात करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई धर्म की राजनीति यहाँ पे मेवाड़ में हो सकती है, न कि भविष्य में होगी। नहीं जी, जहां तक देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, मेवाड़ की बात करें, उदयपुर शहर की बात करें, तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, देश की जहां तक बात की जाए तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं। और जो उन्होंने विकास किया है इस पूरे देश का और पूरे दुनिया में जो देश का नाम रोशन किया है, इसका कोई सानी नहीं है। और प्रदेश की जहां तक बात की जाए तो अभी जो मौजूदा सरकार है उसने विकास किया है, अच्छा सरकार रही, बढ़िया विकास किया है और मेरे हिसाब से काफी अच्छा उनका डेवलपमेंट का वो रहा है। लेकिन उदयपुर के मुद्दे पे जहां तक मैं बात करूं तो विकास, मुझे नहीं लगता कि कोई विकास हुआ है पिछले काफी समय से। जी, आप बताइए किस तरह से, अगर अपन देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, मेवाड़ या उदयपुर शहर की बात करें? देखो, आज कोई भी किसी भी पार्टी का पदाधिकारी हो, चाहे नेता हो या मंत्री हो, यदि वो विकास की बात नहीं करेगा तो वो सत्ता में पुनः लौट के नहीं आ सकता है। विकास इरादों के बल पे जीते जाते हैं। आपकी यदि इच्छा शक्ति है तो आप विकास के पायदान पे हमेशा अपने झंडे गाड़ सकते हैं। मैं यदि उदयपुर की बात करूं तो उदयपुर की जो मंत्री हैं या उदयपुर की जो भी नेतृत्व आया है, सुखाड़ा साहब के बाद में मजबूत नेतृत्व नहीं आया, इच्छा शक्ति की कहीं न कहीं कमी नजर आई। इसलिए उदयपुर का विकास जो होना चाहिए था वो अभी तक हो नहीं पाया। जी, प्रणव जी, उदयपुर शहर के बारे में आप क्या सोचते हैं? किस तरह उदयपुर का विकास किया जा सकता है? उदयपुर का विकास तो बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन अभी इस वक्त जो उदयपुर की हालत है, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि एक बहुत मजबूत इमारत अगर होती है और उसको अगर कई वर्षों तक उसका मेंटेनेंस नहीं किया जाए तो धीरे धीरे वो इमारत जीर्ण शीर्ण होने शुरू हो जाती है। इसी तरीके से जैसे कि उदयपुर एक पर्यटन स्थल है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, लेकिन आज आप इसकी हालत देखिए, मैं आपको बताऊंगा। आप उदयपुर की तीनों एंट्रीज चेक कीजिए। एक एंट्री है आपकी जो
चित्तौड़गढ़ से आ रही है, एयरपोर्ट से जो आ रही है, उस एंट्री को आप देखिए, प्रताप नगर पे लंबे लंबे जाम लगते हैं। उसके बाद आप उससे आगे आइए, ठोकर चौराहे पे लंबा जाम, उसके बाद उससे आगे आइए, दुर्गा नरसी पे लंबा जाम। ये तो आपकी स्थिति है। सेकेंड एंट्री आप लीजिए नाथद्वारा वाली, फतेहपुरा चौराहा, पहले बड़ा था, उसको फिर छोटा किया, इसमें कुछ होगा, लेकिन बाद में वापस उसको बैरिकेड लगा के उसको वापस उतना ही चौड़ा किया जा रहा है। ये क्या है? इसका क्या मतलब है? ये पैसा क्यों खर्चा गया? उसको कुछ विकास, कुछ अच्छा करने के लिए किया गया होगा, लेकिन वो भी फेल। वहां भी जाम लगते हैं रोज, चारों तरफ जाम। ठेला, इतने ठेले हो चुके हैं। आप शोभापुरा 100 फीट रोड ले लीजिए, आयड की तरफ से आएंगे आप, सैटरडे संडे तो वहां से निकलना ही दूभर है, बाकी भी वहां पूरा जाम ही की स्थिति ही रहती है। फिर उस 100 फीट बनाने का मतलब क्या निकला? शोभापुरा सर्कल पे आप आ जाइए, चारों तरफ ठेले। इस तरीके से अगर आप उदयपुर विकास को गिनते हैं कि लोगों को, टूरिस्ट को खाने पीने के लिए मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, हमने किया, ये चीज सही नहीं है। आप कोई ऐसे मार्केट्स बनाइए, वहां पर कुछ कीजिए। पार्किंग की बात मैं कर दूं आपसे, हाथीपोल का मार्केट है, कभी आप रात को जाइए जहां बीच में पार्किंग होती है, पूरी तरीके से आप देखिए वो रोड इतनी चौड़ी है। अगर आपने एक कहीं पार्किंग विकसित की होती तो उस रोड पे पर्यटक को घूमना बहुत आसान होता और काफी अच्छा उदयपुर का लुक लगता, लेकिन उसके लिए भी कुछ नहीं। आपने ले दे के जो एक पार्किंग बनाई है टाउन हॉल पे, वो भी सक्सेस नहीं जा रही है, वहां कट को लेके प्रॉब्लम चल रही है। तो ये काफी सारी चीजें हैं। और आप जहां तक उदयपुर की एंट्रीज का मैंने आपको बता ही दिया है, इन सब चीजों को लेके जब आम, और हाँ, अभी कहा जाता है कि उदयपुर में विकास हो रहा है, विकास होता है तो धूल मिट्टी होगी, खड्डे होंगे, इस बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि साहब विकास होगा तो परेशानी भी होगी, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पूरे शहर में जैसे कि सीवरेज का काम चला, सीवरेज के काम के अंदर लाइन खोदी गई, काम चल रहा है, पब्लिक ने सपोर्ट किया, सब कुछ किया। उसके बाद आपने जो सीवरेज की लाइन को खोदा है, उसके बाद उस पर जो पैच वर्क किया है आपने, उस पैच वर्क पे आपने प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं किया। उसको कॉम्पैक्शन के बिना आपने उस पर डामर बिछाया जो कि घटिया क्वालिटी का था। वो 4 दिन या 15 दिन में उखड़ गया। उसमें जो कॉम्पैक्शन होने के कारण वो अंदर की तरफ झुक गया, उसमें पानी भर गया, वो उखड़ने लग गया और वो फिर वैसे ही चलता रहा। अब उसको आप चुनाव आ रहे हैं तो आपने उसको उस पैच से बड़ा एक अच्छा पैच बना दिया, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो जनता परेशान हुई है इतने टाइम से, वो जनता जवाब देगी। जी, आप बताइए, अगर बात करें उदयपुर शहर के विकास की, तो कितना विकास हो पाया है? देखो, मैं यदि सामान्य बात करूँ एक शहर को लेके, तो शहर की बात क्या, नालियाँ और सफाई ये सब चीज़ें नॉर्मली हैं। हर साल नालियाँ बनती है, सही ढंग से काम नहीं होता तो नालियों का बजट रहता है, नालियाँ बनती रहती है। सफाई की समस्या और यातायात की है, कुछ हद तक नई रोडें निकली है। लेकिन मैं कुछ 3 बातों पे अपने बात करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात है 3 P पे बात करूँगा, पैसा यानी व्यापार, पानी, पर्यावरण, और इसके साथ में सबसे बड़ी जो चीज़ है जो हमें मिलनी चाहिए वो है प्रकृति। आज मैं जाता हूँ 400 साल पुरानी बात पे जाता हूँ। मेवाड़ जो है, आज दिन तक मेवाड़ को किसी ने कुछ दिया नहीं, मेवाड़ ने हमेशा दिया है और देने की क्षमता आज भी है। सबसे पहले मैं आता हूँ पानी के ऊपर। आज सभी जो प्रत्याशी हैं सभी सम्मानीय हैं, सभी प्रत्याशी बात करते हैं आयड को वेनिस बनाने की। आप वेनिस को छोड़िए ना, आज वेनिस हो सकता है कि 5 या 10 साल बाद वेनिस शहर ही नहीं रहेगा, ये स्थिति है। लेकिन 50 साल बाद, 100 साल बाद भी उदयपुर की आयड नदी रहेगी, क्योंकि 4.5 साल हजार पुरानी और आयड नदी है और उसको आप वेनिस से भी अच्छा बना सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा देवास की 5 योजनाओं के ऊपर। अभी मैंने आज का अखबार पढ़ा, उसके अंदर 4 योजनाओं की बात हुई। इसका प्रॉपर काम जो है वो 5 योजनाओं का है। 1972 के अंदर पहली योजना काम हुई थी, जिसका मानसी वाकल से पानी आ रहा है नांदेशमा के अंदर। फिर चरण स्टार्ट हुआ वसुंधरा सरकार के अंदर द्वितीय चरण का। योजना मोहनलाल सुगाड़ा के नाम से है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। नाम किसी को योजना किसी को क्रियान्वयन होना जरूरी है, क्योंकि उदयपुर की विकास की, उदयपुर की जनता की हित की बात हो रही है। सबसे बड़ी बात है सेकंड परियोजना, क्योंकि मैं जो बात करूंगा मेरी प्रैक्टिकल बात का मैं अनुभव होगा। द्वितीय जो चरण स्टार्ट हुआ था उसका बजट था 462 करोड़। स्टार्ट होने के बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ, वो काम कुछ लंबा चला गया। तो वहां की जो टनल थी 11.5 किलोमीटर की, तो इन इंजीनियर से मेरी बात हुई कि उदयपुर में यदि टनल का काम यदि पूरा होगा तो राजनेताओं की वजह से नहीं होगा, सरकार की वजह से नहीं होगा, यहाँ की पब्लिक की वजह से होगा। इसका रीजन ये है, उन्होंने कहा जो रेती आ रही, गिट्टी आ रही है, पार्ट्स आ रहे हैं, वो उदयपुर के लोगों से क्रेडिट पे मिल रहा है। क्योंकि बजट नहीं था, तो बजट यदि नहीं होगा, यदि टनल का काम रुक गया तो देवास का काम आगे बढ़ नहीं सकता।
तो क्रेडिट गोज टू उदयपुर पब्लिक। उदयपुर लोगों ने हमको बजट दी, मतलब उधार दी है, हमको सपोर्ट किया है, बाद में बजट आ गया, पेमेंट भी पहुंच गया। ये 462 का बजट पहुंच गया 1300 करोड़ का। ये किसका नुकसान है? पब्लिक का नुकसान है। इसके बाद जब वापिस सरकार आई वसुंधरा मैडम की, तो उन्होंने तीसरे, चौथे, पांचवें के ऊपर नो डाउट अखबारों में, चैनल के माध्यम से चलता रहा, लेकिन कोई इस पर क्रियान्वयन नहीं हुआ। और मैं कहता हूं कि यदि तीसरा, चौथा और पांचवा चरण पूरा होता है, ये तथ्यांक बात करूं, आपको भी इसका अच्छा नॉलेज है, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, कई न्यूज चैनल में भी आया हुआ है, ये तीनों चरण कंप्लीट होते हैं तो ये पानी उदयपुर ही नहीं, उदयपुर के आसपास मातृकुंड, अभी अब छोटी सी बात कहूंगा कि जो हमने जो फतेह सागर और पिछोरा का पानी उदय सागर में जाता है, उदय सागर पानी ओवरफ्लो होता था 100 साल 150 साल से हो रहा है, वो छोटी छोटी केनालों के थ्रू जाता है मातृकुंडिया तालाब तक, जो फतेहनगर तालाब भी भरते थे। अब क्या हुआ, वो बारिश का पानी ज्यादा आ गया, एक्सिस में आ गया, तो ही वो पानी वहां पहुंचेगा। लेकिन द्वितीय, तृतीय चरण पूरा होने पर मातृकुंडिया, मावली, फतेहनगर के अलावा निम्बाड़ा, चित्तौड़गढ़ के आसपास का एरिया, भीलवाड़ा और यहां तक कि जयपुर तक के आसपास पानी की सप्लाई मेवाड़ से हो सकती है। यह पूरा एक सिस्टम है जिस पे अभी तक कोई काम नहीं किया गया। यदि किसी राजनेता, कोई भी आए, कोई भी सरकार आए, यदि वो प्रण ले ले, आज ही मैं कह रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, आज भी यदि इस पे प्रण ले ले कि मैं 5 चरण पूरा करेंगे, तो शर्त है उदयपुर के 100 साल तक पानी की समस्या नहीं होगी। ये तो ही पानी की बात। आप कह रहे हो वेनिस को अच्छा कर देंगे, वेनिस के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। जब तक और पिछोला और फरसागर फुल नहीं होंगे तब तक आपका इस एनीकट्स में पानी नहीं आ पाएगा। दूसरी बात मैं कहूंगा, 98-2000 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एक उदयपुर के आयड नदी के लिए डीपीआर बनी थी 1092 करोड़ की, लगभग 1000 करोड़ की थी। उस पर यह सिस्टम था कि 33 किलोमीटर की जो आयड है, जो चिकलवास से लेकर कलौरास तक जा रही है, उसके अंदर जगह जगह एनीकट बना के उसको पानी को स्टोरेज करना, साइटों में रिंग रोड बनाना, इसके अलावा पार्क डेवलप करना, जिम्नेजियम डेवलप करना, और जो भी सीवरेज या जो भी गंदा पानी उदयपुर का है उसको अलग केनाल के थ्रू या फिर नाली के थ्रू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पुनः उस नदी में छोड़ते हुए उदय सागर को स्वच्छ पानी देना। ये इनकी योजना थी। इसमें अभी तक 15 सालों से कोई काम नहीं हुआ। यदि ये काम होता तो अभी तक आयड नदी अपने पूर्ण स्वरूप में हो चुकी होती। जी जी, उदयपुर शहर में ये 5वां वार्ड है नगर निगम का, परिषद पालिका उसमें इस बार जंबो टीम के साथ 49 पार्षद 55 एक ही पार्टी के होते हैं, फिर भी पार्षदों का नाखुश होना या काम नहीं होना। अगर 49 पार्षद किसी पार्टी के हैं तो जनता ने क्यों वोट दिए? विकास हुआ इसलिए दिए होंगे। अब विकास कहाँ देखते हैं, या इनका मतलब निगम के काम को किस तरह से आपका आकलन? देखिए, जनता ने विश्वास जताया एक पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी पे, और भारी मतों से विजयी बनाया और अच्छी बात है। लेकिन अगर पार्षद जीत कर आते हैं और उनको नेतृत्व अगर सही नहीं मिलता है, अगर आप उनके मुखिया को सही नहीं चुनते हैं, तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। पार्षद को आप समितियां दे रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। समिति आपने किसी पार्षद को दी, आपने उसको सेंट्रलाइज कर रखा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब पार्षद अपने लेवल से काम नहीं करता है, कर नहीं पाता है, उसकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से, तो धीरे धीरे उसका मन उन चीजों से उठ जाता है। एक पार्षद है, नया नया बना है, हमेशा नए पार्षद बनते हैं, कुछ एक्सपीरियंस्ड होते हैं, कुछ नए होते हैं, लेकिन उन लोगों को में काम करने का जोश होता है। लेकिन जब वो निगम में जाते हैं, और ये मैंने खुद प्रैक्टिकली देखी है ये बात, काफी लोगों के नजदीक रहा हूं मैं जो पार्षद हैं, जब उनको वहां के मुखिया की तरफ से रेस्पॉन्स प्रॉपर नहीं मिलता है और उनको कहा जाता है कि भाई ठीक है, अपने हिसाब से जो हो जाएगा हम कर देंगे, ठीक है आप अपना काम करो अपने क्षेत्र में, तो धीरे धीरे उन लोगों का मन उठने लगता है। और फिर बात वहीं आ जाती है घूम फिर के जो, और एक भैया ने बहुत सही बात करी, डिटेल जो इन्होंने डेटा दिए हैं वो सही है, पर मैं उसको एक समराइज्ड वे में कहना चाहता हूं कि आपको अगर किसी शहर का विकास करना है तो उसके लिए आपको मंत्री होना जरूरी नहीं है। आपको विधायक, यदि आप विधायक हैं किसी और आपकी पार्टी की सरकार है, आपको कोई नहीं रोक सकता शहर का विकास करने के लिए। उसके लिए कोई बड़ा मंत्री या पद आपको जरूरत नहीं है। आप विधायक हैं, इतना काफी है। जनता ने आपको चुना है और आप सारे उन मुद्दों पे विकास ला सकते हैं यदि आपकी पार्टी की सरकार है। तो पार्टी आपकी पार्टी की सरकार है, यूआईटी आपके पार्टी की है, निगम आपके पार्टी की है, विकास कहाँ है? ऐसा क्यों हो रहा है? जिसके बारे में विचार करना पड़ेगा। जी, आप बताइए, निगम में लगातार 5वां बोर्ड बना है, उसके बावजूद
49 पार्षद बांधने, मतलब जनता ने जिताया है, जनता ने दिया है एक पक्ष को, फिर भी यही बात पूरे शहर में या निगम क्षेत्र में कही जा रही है कि विकास नहीं दिख रहा है। देखिए क्या है कि जो बजट आया है, बजट आने के बाद में स्मार्ट सिटी को लेकर काम हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे मेयर साहब थे उनकी छवि थोड़ी सी सख्त है, लेकिन वो ईमानदार है, सबसे बड़ी बात है। और मजबूत नेतृत्व होगा तो ही काम कर पाएंगे। जब मनमर्जी ज्यादा होती है तो थोड़ी सख्ती तो रखनी पड़ती है, और मेयर साहब का काम मैं ये कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू उदयपुर अच्छा हुआ है काम, ये मैं कह सकता हूं। मेयर साहब की बात नहीं कहता हूं मैं, पर्टिकुलर एक एक वार्ड की बात कर रहा हूं। देखो वार्ड में क्या है, जब मेजोरिटी के साथ सत्ता आती है तो मैं मेरे वार्ड की बात करूं, अभी भी गिट्टी रोड कर रखी है और 2 महीने हो गए, धूल मिट्टी उड़ रही है, कई बार कहा गंदगी भी है, वो साफ भी नहीं करते हैं। फिर क्या है कि जब हम जैसे लोग आगे आके किसी चीज को जिम्मेदारी लेते हैं तो वो ये समझते वो किसी पार्टी के हैं या पर्टिकुलर उस पर्सन से बिलोंग्स करते हैं, तो सुनने को मिलता है कि आप तो उनके आदमी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम निष्पक्ष हैं, हमको कोई दबा नहीं सकता है और उनको कोई कुछ कह नहीं सकता है। हम तो उदयपुर की हित की बात करते हैं। अब भी मैं सवेरे गुलाब बाग पे था तो देखा मैंने जो पोल्स है, मैंने अपने एक संगठन के अंदर डाला भी है, उदयपुर विकास संघर्ष समिति का मैं मेंबर भी हूँ, तो उसके अंदर पोल्स के अंदर वायर निकले हुए हैं, वो पोल्स है मेटल के, यानी कि धातु के हैं, लोहे के हैं। बच्चे को हाथी पार के वहां आसपास घूमने पे हाथ लगा करंट आ सकता है। इसके बाद कल भी मैंने देखा कि जो कचरा पाते वहां से पत्तल दोने बाहर पड़े हुए हैं, गंदगी है। तो क्या प्रॉपर वे में कोई साफ सफाई का जो सिस्टम है वो कहीं कहीं गड़बड़ाया हुआ है। जी प्रणव जी, पर्यटन नगरी है ये, किस तरह से आप पर्यटन नगरी को देखते हैं, या जो भी पर्यटन क्षेत्र है क्या उतने विकसित हैं जितने होने चाहिए थे? पर्यटन की अगर हम बात करेंगे तो पर्यटन नगरी के हिसाब से अगर पहला पॉइंट लूंगा तो पर्यटक अगर यहाँ आता है और दिन रात जाम में फंसता है तो सबसे बुरा इंप्रेशन तो वहीं चला जाता है। सेकंड, एक सबसे बड़ी समस्या जो है पर्यटन के अगर हिसाब से देखा जाए तो उदयपुर में इस तरीके की कोई खाने की और भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। जब पर्यटन रात को 11 बजे बाद अगर कहीं जाता है तो उसको खाने की कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो खाना खा सके। आपने जो ये ठेले लगाए हैं इतने सारे, वो किसी काम के नहीं है, वो कोई 11 बजे बाद उनका कोई वजूद भी नहीं है। और पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो अगर पर्यटक जब आता है तो वो थोड़ा सा एक बैड इंप्रेशन लेके जाता है। ठीक है, उदयपुर एक इतना फेमस नाम है तो पर्यटक तो आएगा ही, लेकिन ये आपकी ड्यूटी है, आपके जो यहाँ का मौजूदा प्रशासन है उनकी ड्यूटी है कि टूरिस्ट यहाँ से गलत इंप्रेशन लेके ना जाए। और जहाँ तक कभी भैया ने बात करी, अगर मैं निगम की बात करूँ, महापौर साहब की बात करूँ, तो उनके वार्ड की बात मैं करता हूँ। वहाँ पर पंचवटी में एक सब्जी मंडी होती है, डी गार्डन है एक, उस डी गार्डन को पिछले 8 महीने से तोड़ा जा चुका है। वहां से सब्जी वालों को हटाया था, सब्जी वाले वैसे के वैसे बैठे हैं वहां पर। वो डी गार्डन टूटा पड़ा है, उसका क्या है आगे का किसी को मालूम नहीं है। और वहां जो एक बैरिकेड लगाया था जिससे भारी वाहन नहीं आ सकते, वो उतार के उसी जगह पर रखा हुआ है कई महीनों से। सेकंड, थोड़ा आप आगे जाएंगे, वहां पर एक मॉल है, उस मॉल की पूरी पार्किंग उस पंचवटी क्षेत्र में की जाती है, उस आलोक सर्कल के आसपास की जाती है। वहां से लोगों का, यानी स्थानीय जो लोग रहते हैं, उनका निकलना भी मुश्किल होता है। तो यदि आप अपने वार्ड की तरफ ही ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप शहर का क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, गंदगी की अगर मैं बात करूं तो आप फतेहपुरा चौराहे से जब एंट्री करेंगे तो अहिंसापुरी का एक टर्न है, उसके सामने ही आप देखिए कितनी भयानक गंदगी पड़ी हुई है। और गंदगी का तो आपको मैं क्या बताऊं, आप भी शहर में घूमते हैं, आपको सब पता है कि कितनी गंदगी है शहर में। पर्यटक अगर ये एंट्री में ही अगर ये इंप्रेशन लेगा तो आगे क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जाएंगे हॉस्पिटल रोड पे देखेंगे नो वेंडिंग जोन, वहां वेंडर्स ही वेंडर्स खड़े हैं। आप सुखाड़े सर्कल पे जाएंगे, ट्रायंगुलर बोर्ड दिखेगा नो वेंडिंग जोन, वेंडर्स ही वेंडर्स खड़े हैं। और सबसे बड़ी एक बात तो मैं आपको बताऊं कि आप जब निगम में एंट्री करते हैं वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है नो वेंडिंग जोन। वहां पर दिन में मुख्य एंट्री जो है, वहां पे दिन के वक्त तो कोई आपको ठेले वाला नहीं नजर आएगा। वो उसके थोड़ा सा आगे जो वो कॉलोनी अंदर जा रही है वो टायर वालों की, उसके वहां खड़े हुए मिलेंगे आपको दिन में, उस पूरे रास्ते को ब्लॉक करते हुए। और जैसे ही शाम होगी वो सारे उस नो वेंडिंग जोन के बोर्ड के नीचे आके खड़े हो जाएंगे। कोई आराम से चाहे तो उसका फोटो ले सकता है, सारे ठेले वाले खड़े, ऊपर नो वेंडिंग जोन का बोर्ड लगा है। ठीक इसी तरह पार्किंग जो बनाई है निगम ने, उसके बिल्कुल सामने बैंक्स हैं जी, बीओबी है, पंजाब नेशनल बैंक है, वहां पे लगाया नो पार्किंग जोन। उसके नीचे आपको हजारों टू व्हीलर्स खड़े रहेंगे।
ये किसका मैनेजमेंट है? ये कौन देखेगा? बोर्ड लगाने से इतिश्री नहीं होती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी, इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना उदयपुर को इज्जत मिली है कि उन्होंने स्मार्ट सिटी में पहले चरण में शामिल किया उदयपुर को। आज उनके सपने अगर पूरे नहीं हो पाएंगे तो फिर ये देश कहां जाएगा? जी, आप बताइए विनय जी, जिस तरह से मतलब पर्यटन नगरी है हमारी, जी जी, हमारे पुरखे जिन चीज को देखे गए, उन धरोहरों को सही तरह से सहेज रहे हैं? देखो ये बात मैंने पहले भी कही, उदयपुर ने आज तक दिया है, लिया कुछ भी नहीं। आज उदयपुर का पर्यटन 3 चीजों पे आता है। सबसे पहली चीज है सिटी पैलेस, पिछोला और आसपास देखिए मोती मगरी और ये गुलाब बाग। तो इसके अलावा हमने नया क्या किया? हमें जरूरत है कुछ नया करने की। मैं दूसरी बात में आऊंगा, मैं उदयपुर ऑटो डीलर एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी रह चुका हूं, मैं व्यापार से बिलोंग करता हूं। मैं कुछ व्यापार की बात आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है, हमारे उदयपुर की पहचान मार्बल मंडी के नाम से है, लेकिन मार्बल को लेके अभी तक किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अभी आपको मालूम है, जब बेबसी शेखावत साहब उपराष्ट्रपति थे, तब हम उदयपुर में बहुत बड़ी मतलब कि ये समझ लो मार्बल मंडी के ऊपर आपातकाल की स्थिति आ गई थी कि अरावली जोन के अंदर कटिंग के लिए मनाही कर दी गई। तो कई हजारों, मैं सुखेर में बैठा हूं, मुझे मालूम है हजारों लोग मतलब बेरोजगार हो गए थे। तो उन्होंने इंटरसेप्ट किया और कुछ फेरबदल करके पुनः वापस उनको मतलब कि स्वीकृति दिलाई और मार्बल अच्छा काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, मैं 2012 की बात करूंगा, लगभग 2000 से 2500 मार्बल प्रोसेसिंग यूनिट थी जो मार्बल जो घिसाई करते हैं। 2015 के अंदर 50% वो बंद हो चुकी है। आज आप देखोगे तो मार्बल, और दूसरी बड़ी बात है गौरवपथ बनने के बाद में वहाँ पे टोटल व्यावसायिक गतिविधियां होगी। कुछ जो मेन रोड पे जो है उनको स्वीकृति दी गई है होटल्स और अलग अलग गतिविधियों के लिए। तो मार्बल जो मंडी है धीरे धीरे वो सिकुड़ रही है और नई मंडी वहाँ पे विकसित नहीं हो रही। और वहाँ पे जो डंपिंग यार्ड है, डंपिंग यार्ड फुल भर चुका है, वो क्या हाइट के ऊपर चित्रकूट नगर के अंदर। तो वहाँ के आसपास की जो सैकड़ों बीघा जमीन है उसका पानी, वाटर लेवल पूरा स्लरी खराब हो चुका। इसके बाद जो चोर बावड़ी के अंदर बना गया वो भी उदयपुर की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ऊपर है। तो आज नहीं तो कल वो स्थिति वापस डाउन टू उदयपुर की तरफ आएगा, ये भी एक नुकसान है। तो क्या है कि उदयपुर में जो काम हो रहा है, जो विकास हो रहा है, एक लार्ज स्केल पे फ्यूचर को देखते हुए ठोस जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो एक तो मार्बल की बात होगी। दूसरी बात मैं कहूंगा कि हमारा ट्रांसपोर्ट नगर के लिए शुरुआत हुई थी 2002 के अंदर। हमारा जो सबसे उदयपुर का सबसे बड़ा संगठन है उदयपुर ऑटो डीलर एसोसिएशन, जिसके चंद्रसिंह कोटारी से अध्यक्ष थे, अभी नए अध्यक्ष बने हैं, नए चुनाव हुए। तो 300 मेंबर से ज्यादा मेंबर थे। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट नगर जो बसाया गया था वो आज प्रॉपर स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो सिटी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे उनसे यह कहे कि नियमानुसार उनसे अनुपालना नहीं कराई गई, तो वो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी वहां नहीं जाके बस पाए। अब बाईपास आज काया पे चला गया है, अब जाके हल्का हल्का डेवलप हुआ और वापस व्यापारियों के लिए टेंशन होगी, हमको वापस वहां जाके व्यापार करना पड़ेगा। तो आज वहां पे रोड की हालत खराब है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर हर सप्ताह में 3 बार जाने का मतलब रोड वहां पे खराब है। इसके बाद पानी की कोई व्यवस्था नहीं, मतलब पाइपलाइन की। और सबसे बड़ी जो समस्या है वहां पे सुविधाओं का जो आवागमन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, वो भी सुविधा नहीं है। तीसरी बात मैं कहूंगा, उदयपुर के मास्टर प्लान के हिसाब से 94 का जो मास्टर प्लान था उसके अंदर रोड नेटवर्क खुल नहीं पाए थे, प्रशासन की कमी समझो या फिर सरकार की जो भी है। तो 94 का जो मास्टर प्लान है उसका इंप्लीमेंट हुआ मेहता साहब के समय में। मेहता साहब वो गुलाब जी को अच्छा, उनकी इच्छा शक्ति थी, मैं कहूंगा ना इच्छा शक्ति बिना कोई काम नहीं होता है, उनकी इच्छा शक्ति थी। तो आज ये मालिक कॉलोनी के आसपास की रोडें हैं, इसके बाद जो एग्रीकल्चर कॉलेज की रोड खुली है, नो डाउट जो यातायात हुआ है वो लगभग 50% ज्यादा सोल्यूशन हो गया इसका। सब्सिडी सेंटर के अंदर 10 बाई 10 से लेके 2000 स्क्वायर फीट से 3000 स्क्वायर फीट के 1400 प्लॉट है। मैं सब्सिडी सेंटर के व्यापार मंडल का भी सदस्य हूं, तो हमने कभी 3 या 4 बार यूएटी में जाके ज्ञापन दिया हुआ है। आज 10 बाई 10 प्लॉट के अंदर भी ट्यूबवेल खुद रही है, तो 2000 स्क्वायर फीट के अंदर ट्यूबवेल, कम से कम हर प्लॉट के अंदर ट्यूबवेल खुदाना एक मजबूरी बन गई। जबकि कई उदयपुर के अंदर जो मकान है 2000 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर, वहां पे भी मतलब सरकारी पाइपलाइन से काम चल रहा है। आज आप देखिए वो पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पे इतने ट्यूबवेल खुद जाएंगे तो भौगोलिक स्थिति भी खराब होगी। मैंने मेरे साहब से शौरीगढ़ रिसोर्स के अंदर जो प्रोग्राम हुआ था हमारे एसोसिएशन का, तब भी मैंने बात की, हमने 2-3 बार यूएटी में कहा आप कम से कम वहां पे पानी की ऐसी सप्लाई कर दीजिए जो अब जो दुकानें बने उनको ट्यूबवेल खोदने के लिए मतलब मजबूरी नहीं होना पड़ेगा, उनको ये ट्यूबवेल खोदने की जरूरत पड़े। दूसरी बात ये कि मास्टर प्लान के अंदर और स्मार्ट सिटी के तहत बजट जारी किया जा चुका है कि जितनी भी जो केबल से जो वायर ऊपर जा रहे हैं उनको अंडरग्राउंड किया जाए, वो अभी तक वहां पे नहीं हुई। और सब्सिडी सेंटर के अंदर पहले बहुत कचरा था, गंदगी थी, अभी भी उसकी स्थिति इतनी कोई अच्छी नहीं हुई है। लेकिन यूएटी की तरफ से सबको नोटिस मिले हुए, इस वजह से सबको मजबूरन दुकानें बनानी पड़ रही, लेकिन वहां पे सुविधाओं का बहुत अभाव है। तो ये दो जो योजनाएं हैं वो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं यूएटी की, लेकिन प्रॉपर काम नहीं होने की वजह से व्यापारी बहुत परेशान है और व्यापारी को इससे फायदा नहीं हो पा रहा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा,
लगभग आज से 7 या 8 साल पहले, आज जो आप खुद देखेंगे उदयपुर के आसपास दक्षिणी राजस्थान के अंदर व्यापार के अंदर कोई फला फूला है तो वो है चित्तौड़ और भिलवाड़ा। पारस टॉकी के सामने ऑयल डिपो था और अपने मादड़ी में था, वो ऑयल डिपो ट्रांसफर हो गया चित्तौड़ में। आज उदयपुर के कम से कम नहीं के 200 से 150 से 200 टैंकर थे, वो टैंकर का व्यापार बंद हो गया या फिर उन्होंने चित्तौड़ ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ के जो ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स वाले हैं उनको बहुत तकलीफ हुई। दूसरी बात ये, वहां पे कई सीमेंट से प्लांट नहीं खुल गए और हिंदुस्तान जिंक जो है जो रोजगार दे रही थी उसका अभी रोजगार उदयपुर से या उदयपुर संभाग से मात्र 20% वहां पे लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो एक बहुत बड़े व्यापार की उदयपुर के अंदर जरूरत है। कम को ऐसी कोई इंडस्ट्री या ऐसी कोई नया एक सेगमेंट लाना पड़ेगा कि उदयपुर के लोगों को, उदयपुर के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। इसके लिए सबसे बेस्ट लोकेशन भी है वो मावली वाली जो रोड है, वो पूरी वो जो भूभाग है वो व्यापार के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन किसी भी मंत्री ने या फिर किसी भी जनप्रतिनिधि ने सत्ता में आने के बाद उदयपुर के रोजगार की बात नहीं की। अभी आपको मालूम होगा उदयपुर के अंदर जो 2 या 3 बड़े बड़े व्यापारी हैं मार्बल वाले, वो भी साउथ अफ्रीका के अंदर व्यापार कर रहे हैं। यहाँ का व्यापार लगभग उन्होंने बंद कर दिया। तो ये रोजगार का नुकसान किसको हुआ? उदयपुर को हुआ। और बाहर उदयपुर के लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, मैं कहना चाहूंगा कि मुझे इस चीज का नॉलेज है। तो जो साउथ अफ्रीका जो व्यापार ट्रांसफर हुआ वो साउथ से लोग वहां जा रहे हैं और दक्षिण राजस्थान से, यूपी बिहार से वहां पे लोग रोजगार ले रहे हैं। तो उदयपुर के युवाओं के साथ उठारा पाते हैं। तो इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? आज जो भी बात करते हैं, वेनिस की बात करते हैं, गंदगी की बात करते हैं, रोजगार की बात कौन करेगा? आज मार्बल मंडी के ऊपर ऐसे कोई बजट या ऐसी कोई स्कीम नहीं लाएगी कि मार्बल व्यापारी को फायदा हो। दूसरी बात, सब्सिडी सेंटर के अंदर आपने भाव बढ़ा दिए लेकिन वहां पे कोई सुविधा नहीं है। वहां पे ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर हमारे जो व्यापारी बंधु उदयपुर एडो रिलेशन के जितने भी समस्त व्यापारी बंधु वो काफी परेशान है। उनको वहां पे सुविधाओं का अभाव है, वो अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। और आप सोचिए जितने भी टोले हैं, ट्रकें, वो सब ट्रांसफर होगी चित्तौड़ में, तो यहाँ का व्यापार जो है 40% आगे अटक गया। तो मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसी कोई योजना लेके आए कि हमारे व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा हो और रोजगार के नए मतलब कि आयाम स्थापित हो। ये मैं कहना चाहूंगा। प्रणव जी, रोजगार की बात, युवाओं को रोजगार किस सरकार ने दिया, किस सरकार ने नहीं दिया, ये अलग बात है। लेकिन आज मेवाड़ का युवा, उदयपुर शहर का युवा क्या सोचता है? उदयपुर शहर का युवा रोजगार की जहां तक हम बात करें तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से काफी योजना है, स्टार्टअप की योजना है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ का युवा रोजगार अगर आप सोचेंगे रोजगार सरकार दे तो सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। रोजगार आपको खुद को स्टार्टअप, आप इतनी सारी योजनाएं आपको देखिए, पढ़िए, उसके हिसाब से रोजगार कीजिए। और रोजगार की कोई कमी नहीं है इस वक्त। ऐसा कुछ नहीं है कि रोजगार ही नहीं मिल रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, ऐसा नहीं है। इच्छा शक्ति की कमी है, उस वजह से कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी रोजगार से रिलेटेड अगर कोई ऐसा प्रश्न है तो मैं नहीं समझता कि रोजगार की कहीं कोई कमी है। जी विनोद जी, 11 उम्मीदवार उदयपुर शहर से मैदान में है। उम्रदराज अनुभवियों के बीच में युवा निर्दलीय भी मैदान में उतरे हैं। क्या सोचते हैं 11 उम्मीदवार, किस तरह से इस चुनाव को आप सोचते हैं? देखिए, युवाओं के मैदान में आने से जो अनुभवी हैं उनको अब एक नई ऊर्जा का संचार होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हार और जीत तो अलग चीज है, लेकिन जो जज्बे के साथ काम करते हैं वो ही पब्लिक में राज करते हैं। क्योंकि हमेशा जीतना ही सफलता का आयाम नहीं होता है, तो जीतते हारना तो लगा रहता है। लेकिन कभी कभी जो कंपटीशन होता है उस कंपटीशन के अंदर आदमी सोचता है कि मुझे जो काम करना चाहिए वो उनसे भी प्रेरणा लेके जीतने के बाद अच्छे काम कर सकता है। ये मेरा सोचना है। जी, आपसे भी यही सवाल है। 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, उम्रदराज दिग्गजों के सामने निर्दलीय भी उतरे हैं और युवा भी उतरे हैं। किस तरह से आप इस चुनाव को देखें? देखिए, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का शासन काफी सेटिस्फैक्टरी है, बहुत अच्छा है और भारी मतों से, भारी बहुमत से पुनः सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, मेरा मानना है। और इस तरीके का दिख भी रहा है नजारा। लेकिन अगर मैं उदयपुर की बात करता हूं तो उदयपुर में अगर देखा जाए तो विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। और जो अभी भैया ने बात बताई कि एक्सपीरियंस्ड उम्मीदवार में भी वो संचार हुआ है कि साफ काम करना चाहिए, तो इतने टाइम तक क्या हो रहा था? अगर युवा मैदान में आके आपको चैलेंज करेगा तब आप बोलोगे कि हाँ हम भी विकास करेंगे। नहीं, युवा अगर मैदान में आया है
बहुत हिम्मत करके किसी ने अगर हिम्मत करी है, अगर युवा ने अगर मैदान में आने की, तो निश्चित ही मुझे लगता है कि उदयपुर का इस बार मैं सोचता हूं कि उदयपुर कुछ अलग परिणाम देने के मूड में, उदयपुर की जनता, और उसको युवा को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि पार्टी की आइडियोलॉजी आपकी हो सकती है, लेकिन विधानसभा का चुनाव जो है लोकल मुद्दों पे लड़ा जाता है, लोकल शहर के आपके जो मुद्दे हैं। अगर आप पार्टी की आइडियोलॉजी से चलेंगे और वही भेड़ चाल के हिसाब से आप अपनी वोटिंग करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप सही परिणाम तक पहुंच पाएंगे। तो यदि कोई युवा अगर, और हाँ, ऐसे युवा भी आए हैं जो पहले विकास के या समाज सेवा के जो भी कार्य करके मैदान में आए, जो अभी जो लोग मौजूदा इस राजनीति में हैं, उन्होंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उससे कई अच्छे एग्जाम्पल बिना विधायक रहे, बिना प्रशासन में रहे, बिना सरकार में रहे, उन्होंने अगर ये सब किया है, तो मुझे लगता है कि उनको चांस मिलना चाहिए। और अगर एक युवा आता है एक विधायक के तौर पे, तो निश्चित ही उदयपुर का विकास होगा। क्योंकि आपको उदयपुर लोकल के मुद्दे पे फोकस होना बहुत जरूरी है। और जहां तक व्यापारी वर्ग की बात भैया ने करी है, तो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि उदयपुर में यूआईटी का काम बहुत सेटिस्फैक्टरी है। यूआईटी ने काफी अच्छा काम किया है, जो कि मेहता साहब के टाइम पे ले लीजिए आप, या फिर माननीय रविंद्र जी शिमाली के टाइम पे ले लीजिए आप, बहुत अच्छा काम किया है यूआईटी ने, काफी डेवलपमेंट किया है, और यूआईटी के काम से जनता खुश है। जी विनय जी, अंतिम सवाल है, मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं आप? 7 दिसंबर को मतदान है, हमारी भी यही कोशिश रहती है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो। आपकी अपील? आपके इस मतलब सवाल से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा। एक हाईकोर्ट बेंच का जो मुद्दा है, मैंने क्या एलएलबी भी की हुई है, कई काफ़ी वकील मेरे मित्र हैं, लोग कहते हैं कि वकीलों का कभी काम नहीं किया, दूसरा ये वो। आप उनके घर पे जाके देखिए, आज वकीलों को सरकार की तरफ से इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, और बैंकिंग सेक्टर से भी इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। आज वो किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? वो संघर्ष कर रहे हैं उदयपुर, मेवाड़, यानी कि पूरे उदयपुर संभाग की गरीब और सामान्य जनता के अधिकारों की बात कर रहे हैं। 7 तारीख को इनकी हड़ताल होती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह, जो जनप्रतिनिधि है और जो प्रोसेस में काम नहीं होता। अभी आपको मालूम हो तो बीच में कानूनविद आए थे, रविशंकर जी प्रसाद साहब, और कोई हाईकोर्ट के जज भी आए थे, उन्होंने कहा जो प्रोसीडिंग जो होती है, जो फाइल चलनी चाहिए, वो प्रोसेस में फाइल नहीं चली। इनके आंदोलन में सब शामिल होते हैं, काफी अच्छे आंदोलन भी हुए, लेकिन जब तक प्रॉपर वे में काम नहीं होगा, ऊपर सरकार तक बात नहीं पहुंचेगी। तो मेरा ये निवेदन है कि जो भी जनप्रतिनिधि आए, वो आप वकीलों की बात को अच्छी तरीके से आगे रखें, प्रॉपर वे में रखें, चैनल से रखें, ताकि यहाँ जल्दी जल्दी हाईकोर्ट की बात हो। आपने की जनता से क्या अपील करना चाहूँ? मैं ये अपील करना चाहूंगा, दूसरा मैं जो भी जीत के आए और आपको उनको वोट देना है, सबसे पहली बात यह है पानी। जो देवास की 5 प्रोजेक्ट की बात करें, क्योंकि देवास का पानी जयपुर तक जाएगा, 5 योजनाओं का पानी जयपुर तक जाएगा। हम देने में विश्वास करते हैं, लेने में विश्वास नहीं करते। तो एक तो देवास की बात करें, हाईकोर्ट की बात करें, और व्यापार, आज जो व्यापार उदयपुर सिटी और सिटी के आसपास जो खत्म हुआ है, जो समाप्त हुआ है, तो वो उस व्यापार की बात करें, और सामूहिक विकास की बात करें, उसको वोट देना अवश्यमय बनता है। मैं उदयपुर जनता से निवेदन करूंगा, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप सोच समझ के वोटिंग करें, जिससे उदयपुर का विकास चाहूं और हो, सबका इसमें विकास हो। जी प्रणव जी, आपसे भी यही सवाल है, अंतिम सवाल है, मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? मतदाताओं से तो यही अपील है कि यदि वो उदयपुर शहर विधानसभा के लिए मत अपना दे रहे हैं, तो जो लोकल मुद्दों की बात करें, जो लोकल उदयपुर की समस्याओं के हित में सोचे, उसको मतदान करें। और मैंने अभी ये देखा है पिछले काफी दिनों से, जो दोनों पार्टीज काम कर रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस के बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है पुनः, बहुत भारी बहुमत से। ऐसे में यदि कोई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से यदि अगर विकास की बात करता है, तो मैं नहीं समझता, मोदी जी ने जो विकास किया है वो मोदी जी के लेवल पे ठीक है, और उसको स्थानीय मुद्दों पे नहीं लाया जा सकता। स्थानीय मुद्दों पे जनता जो स्थानीय मुद्दों की बात करता है, जो युवा है, जो शहर की बात करता है, उसको वोट देने की मैं अपील करना चाहूंगा। मोदी जी जो विकास, अगर मोदी जी के विकास के मुद्दों पे यदि अगर वोट मांगा जा रहा है, तो मोदी जी
के ने स्मार्ट सिटी दी है, आप उस पर कितना % तक सक्सेस हुए हैं, आप उस पर बात कीजिए। आप मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई है उनमें आप कितना % सक्सेस हुए हैं उस पर बात कीजिए। देश जिस गति से 4.5 साल में आगे बढ़ा है, क्या उदयपुर को आपने उसी गति से उतना आगे बढ़ा लिया है? यदि आप उसके बराबर फ्रीक्वेंसी में आते हैं तो आप वोट मांगिए, ये मेरा कहना है। और उदयपुर की जनता से जो अपील है वो यही है कि कुछ नया करना की अब समय आ चुका है और मुझे लगता है कि युवा को चांस देना चाहिए। जी, तो ये थे प्रणव जी, विनय जी, ये युवा मन है। इनकी अगर माने तो एक ही बात निकल के सामने आती है कि सत्ता में जाने से पूर्व तो बहुत से वादे कर लिए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों को भुला दिया जाता है। 7 दिसंबर मतदान का दिन है, अवकाश भी है। इस अवकाश का मजा ना लें और मतदान जरूर करें, क्योंकि 7 दिसंबर को आपका मतदान साबित करेगा कि 11 दिसंबर को किसकी बनेगी सरकार और कौन होगा हमारा सेवनहार। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। दिसंबर में बूथ पे जानो है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी। बीवी पेट में देखनी है, हाँ बीवी पेट में देखनी है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। नोट नी लेनो है, दारू नी पीनो जी, दबाव नी सहनो है जी, दबाव नी सहनो है जी। लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। भाया वोट सबने देणो है, तुका वोट सबने देणो है, रे बापू वोट सबने देणो है, ओ बेना वोट सबने देणो है, बाता वोट सबने देणो